हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये है मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू आईफोन 15 का। आईफोन 15 जो है ऑलमोस्ट 8 महीने 9 महीने हो चुके इसको लॉन्च हुए हुए, और ये है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आईफोन 15 के लाइनअप में। आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्लस और आईफोन 15 में से मुझे जो है आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस मॉडल जो है ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। और एक्चुअल में एप्पल ने इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी किया है और कुछ कमियां भी रखी है। वो क्या इंप्रूवमेंट्स थे, वो क्या कमियां थी, इतने टाइम यूज करने के बाद मैं आज आपको ठीक से बता पाऊंगा। सबसे पहली चीज जो मुझे इतना लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद इन फोन्स के अंदर, मतलब 15 और 15 प्लस के अंदर अच्छी लगी, वो है इनका नया डिजाइन। अब ये जो नया डिजाइन है ये पुराने से देखा जाए तो बहुत सिमिलर है। नया इसको बोलना जो है गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सटल चेंजेस इन्होंने किया है वो चेंजेस एक्चुअल में काफी बड़ा डिफरेंस मेक करते हैं जब आप फोन को हाथ में लेते हैं। और इसकी इन हैंड फील जो है ये आईफोन 14 के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रीमियम हो जाती है। आईफोन 14 देखिए आप, आईफोन 13 भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों जो है एक जैसे दिखते हैं और आईफोन 15 जो है उससे काफी सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस इन्होंने इसके अंदर लेके आया है इसकी बिल्ड के अंदर, वो जो है काफी सही लगा मुझे। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉस्टेड मैट फिनिश वाला बैक ग्लास, जिससे एक प्रीमियम लुक आता है, अप मार्केट लुक आता है, जो कि प्रो मॉडल्स में आता था। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे कॉन्टोर्ड साइड्स एल्यूमिनियम के, जो कि पहले आते थे एकदम शार्प एजेस वाले जो हाथ में चुभते थे लोगों के, लेकिन ये वाले साइड्स जो है ये हाथ में चुभते भी नहीं है और इस फोन को एक प्रीमियम और कंफर्टेबल फील भी देते हैं। और यहाँ पे भी हाथ में अगर आप देखें तो बिल्कुल भी आपके ये चुभेगा नहीं। इतना लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद कोई भी फोन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो सामने आ जाती है। तो आईफोन 15 की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं कि कैसे इसने जो है इतना टाइम सर्वाइव किया। कभी हाथ से गिरा भी होगा, कभी इस पे स्क्रैच लगा भी होगा, तो क्या इसकी कंडीशन है अभी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्प्ले आपको बता देता हूँ। सिरामिक शील्ड ग्लास तो है एप्पल का, और ड्रॉप प्रोटेक्शन इसमें कमाल की है। आप ड्रॉप टेस्ट वगैरह भी मेरे देखते हैं, कभी डिस्प्ले नहीं फूटा इन फोन्स का, लेकिन यहाँ पे स्क्रैचेस जो है काफी आसानी से और जल्दी आ जाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। डिस्प्ले का ग्लास बहुत मजबूत है लेकिन स्क्रैच जल्दी आते हैं, तो ये ड्रॉबैक भी है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी जो है अच्छा खासा इन डिस्प्ले पे आपको देखने मिलता है। कोई भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं है जैसे हमको सैमसंग के S24 अल्ट्रा में देखने मिलती है। तो ये कुछ कमियां हैं इसके डिस्प्ले के ग्लास में। बाकी डिस्प्ले का ग्लास जो है बहुत मजबूत है। तो स्क्रैचेस की कमी जो है आप एक स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ पूरी कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर बॉडी की बात करें तो कहीं पे भी कोई स्क्रैच जो है मुझे देखने नहीं मिला, ना कैमरा के लेंस पे, ना पीछे के ग्लास पे, ना ही इसके साइड के एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर। तो इस सब चीजों के मामले में काफी ड्यूरेबल रहा है ये फोन। और मैंने इसको कई बार पानी में भी भिगाया है, पानी से भी इसको जो है कोई नुकसान नहीं हुआ। IP68 की रेटिंग तो है ही, लेकिन सैमसंग वर्ग के फोन से कंपेयर करें तो इसकी रेटिंग जो है ये हायर रेटिंग है, क्योंकि 6 मीटर पानी तक आप इसको सबमर्ज कर सकते हो 30 मिनट्स तक, जबकि सैमसंग के फोन में सिर्फ 1.5 मीटर तक ही आप कर सकते हो। तो अगर आप लेके स्विमिंग पूल में जाना चाहते हैं या वाटरफॉल में भीगते भीगते भी, बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो इस फोन का इस्तेमाल आप कर सकते हो फोटोग्राफी के लिए पानी में भीगते हुए भी। अब अगली चीज यहाँ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है इसके अंदर आने वाला USB-C पोर्ट। ये जो USB-C पोर्ट है ये इसके अंदर जो है काफी एक बड़ा प्लस पॉइंट मैं बोलूंगा व्हेन कंपेयर टू पुराने आईफोन्स। पुराने जितने भी आईफोन्स थे इनके अंदर लाइटनिंग आता था। बहुत लोगों को कई बार वीडियोस में मैंने बोला कि ये USB-C वाला शिफ्ट जो है अच्छा होगा, लेकिन उनको लगता था नहीं लाइटनिंग रहेगा तो यूनिक रहेगा, कोई हमसे चार्जर नहीं मांगेगा। ये बहुत ही बेवकूफाना और बचपने वाली बात जो है लोग करते थे, लेकिन इसका जब आप यूज करेंगे एक्चुअली में तब आपको इसका एडवांटेजेस समझ में आ जाएगा। एक तो चार्जिंग केबल आप वही यूज कर सकते हैं जो आपके आईपैड पे है, जो आपके मैकबुक पे है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप पेन ड्राइव इसके अंदर डायरेक्टली लगा सकते हो। कोई भी लाइटनिंग वाला पेन ड्राइव आपको लेने की जरूरत नहीं। इसके फाइल मैनेजर में सारे फाइल्स ओपन हो जाएंगे। आपको अगर SSD भी लगाना है 512 GB का 1 TB का, वो भी आप लगा सकते हो, अपनी स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो। ज्यादा स्टोरेज वाला आईफोन अब आपको लेने की जरूरत नहीं, जैसे आपको पहले लेना पड़ता था। iCloud स्टोरेज परचेज करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बैकअप जो है एक सस्ते पेन ड्राइव में ले सकते हो। और इतना ही नहीं, आप USB-C वाले हब्स इसमें कनेक्ट करके LAN के जरिए से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्ड रीडर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज है USB-C का, जो कि एक सस्ता इकोसिस्टम है व्हेन कंपेयर टू लाइटनिंग। अब अगली चीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे वो है लैक ऑफ एक्शन बटन। आईफोन 15 प्रो मैक्स में एक्शन बटन आता है, इसमें कोई एक्शन बटन नहीं आता। एक स्विच आता है जिसको आप फ्लिक करके इसको म्यूट कर सकते हो। एक्शन बटन होना ये अच्छी बात है कि इसमें आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्शन बटन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे कस्टमाइज करके रखा है। देखिए यहाँ पे एक्शन बटन दबाया तो ऑफ हो गया, आप फिर से ऑन हो गया। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ये फोकस मोड है। तो इसमें क्या है, जिन लोगों के मुझे कॉल्स चाहिए उनके आएंगे, जिनके नहीं चाहिए उनके नहीं आएंगे। इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज जो है इसके अंदर भी मौजूद है 15 के अंदर, लेकिन बटन के जरिए से नहीं। तो इससे लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंस मेक नहीं होता है। और ये भी जो स्विच है ये अच्छा है और बहुत लोग इसको ही प्रेफर करते हैं। तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले फोन्स के अंदर ये शायद स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, वो है इस फोन का डिस्प्ले। तो इस डिस्प्ले के अंदर एप्पल ने पहली बार नॉन प्रो मॉडल में डायनामिक आइलैंड दे दिया। डायनामिक आइलैंड यूजफुल है, लेकिन उससे ज्यादा विजुअली अपीलिंग आप बोल सकते हो, उसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देता है। यूजफुलनेस उसका बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, जैसे टाइमर वगैरह आपको उसके अंदर देखने मिलता है। लेकिन क्योंकि वो इंटरैक्टिव है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है यूज करने में। बाकी डिस्प्ले जो है उसके बेजल्स यूनिफॉर्म है, एक प्रीमियम लुक कैरी करता है। साथ ही ब्राइटनेस
चीज की बहुत अच्छी है, 2000 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें पीक देखने मिल जाती है, तो आउटडोर विजिबिलिटी में कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ट्रू टोन डिस्प्ले भी है, तो इसमें कोई कंटेंट रीड करते हो आप लो लाइट के अंदर रात के समय, तब भी आपको तकलीफ नहीं होगी आंखों में। और इसके ट्रू टोन डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी को अगर मैं आई कंफर्ट शील्ड जो सैमसंग में आता है उससे कंपेयर करूं तो ये काफी बेहतर है उसके मुकाबले। डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, 460 ppi का डिस्प्ले है, क्रिस्प और क्लियर वीडियोस आप इस पे देख पाएंगे। HDR डिस्प्ले है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है जो कि उन लोगों को कमी लगेगी जो लोग हायर रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले से यूज टू है, वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है। तो यहाँ पे आपको अगर आदत है हायर रिफ्रेश रेट वाले फोन की, तो ये डिस्प्ले को यूज करना जो है आपको एवर सो स्लाइटली लैगी फील हो सकता है। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से बहुत लोग जो है इस फोन से दूर भी रहते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक जो इस फोन को लेती है वो माइंड नहीं करती लेने के बाद। लेकिन फिर भी एप्पल अगर नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर ये चीज दे सकता है हायर रिफ्रेश वाला डिस्प्ले, तो ये ज्यादा बेहतर होता। और 15 और 15 प्लस में से आपको कौन सा लेना चाहिए डिस्प्ले के मामले में, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको यूज करके कोई स्टोर में जाके देख सकते हैं आप। एक 6.1 इंचेस है, एक 6.7 इंचेस है, तो जो भी आपके लिए बेहतर है वो आप पिक कीजिए। मुझे 6.7 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो बेटर लगता है 15 प्लस का। स्पीकर का परफॉर्मेंस भी दोस्तों इन फोन्स का जो है बहुत आउटस्टैंडिंग है। डुअल स्पीकर है, एक ऊपर और एक नीचे मिलता है, और बहुत ही क्रिस्प और क्लियर स्पीकर है। बेस भी अच्छा है, और ज्यादा आपको अगर सराउंड साउंड चाहिए अपने स्पीकर से फोन के, तो बड़े मॉडल में ज्यादा आपको बेटर इफेक्ट आएगा। बाकी यहाँ पे ऑडियो सैंपल आपको सुनाता हूँ, लाउडनेस देख लीजिए कितनी है। तो ये जो ऑडियो सैंपल आपने सुना, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी अच्छी है और लाउडनेस भी जो है इसकी बहुत अच्छी है। 88 डेसिबल्स मतलब काफी अच्छी लाउडनेस हो जाती है, और ये बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का ही है। आईफोन 15 प्रो मैक्स भी देखेंगे वही 88, 90, 92 डेसिबल्स तक जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो आईफोन 15 से आप डिसअपॉइंट कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें A16 बायोनिक चिपसेट आता है जो कि मोर देन केपेबल है किसी भी गेम को रन करने के लिए। चाहे BGMI हो या कोई भी गेम, आप आसानी से इस पे चला सकते हो। और 6GB का रैम भी है इसके अंदर, तो आप जो है फ्यूचर प्रूफ भी हो जाते हो इस फोन को अगर आप लेते हो तो, क्योंकि 6GB का रैम iOS के हिसाब से काफी अच्छा है। बेंचमार्क्स अगर मैं आपको इसके बताऊं तो यहाँ पे आप सीपीयू का स्कोर देख सकते हैं, इसका सिंगल कोर का और मल्टी कोर का। और इसको अगर हम कंपेयर करें 15 प्रो या प्रो मैक्स, तो देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिंगल कोर के स्कोर में, और मल्टी कोर के स्कोर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, यानी कि जमीन आसमान का फर्क नहीं। हाँ, ये है उसके पीछे काफी, लेकिन उतना भी नहीं। और जीपीयू स्कोर भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 22,000 के आसपास है। लेकिन जीपीयू स्कोर को जब आप दूसरे फोन से कंपेयर करते हो, 15 प्रो और प्रो मैक्स की बात करो, तो इसमें ये पीछे रह जाता है तकरीबन 5000 पॉइंट्स। और इसी रीजन की वजह से आप इस पे जो है कंसोल गेमिंग नहीं खेल सकते, क्योंकि इसमें प्रो ग्रेड वाला जीपीयू नहीं है जो 15 प्रो और प्रो मैक्स पे आता है। तो अगर कंसोल गेमिंग करना है, यानी कि रेसिडेंट इविल वगैरह खेलना है अपने फोन पे, तो आपको प्रो मॉडल्स के लिए जाना पड़ेगा। बाकी गेमिंग के अंदर इसमें एक कमी यह है कि आप BGMI को 90 FPS पे नहीं खेल सकते। हालांकि इसका चिपसेट जो है वो केपेबल है, लेकिन इसका डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता 90 FPS। इस फोन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फोन के अंदर चीज होती है वो होता है नेटवर्क परफॉर्मेंस, और वो बहुत अच्छा है। ब्लूटूथ, वाईफाई, एयर ड्रॉप, पर्सनल हॉटस्पॉट, सारी चीजें आप फैंटास्टिक तरीके से यूज कर सकते हैं, और नेटवर्क इशू आपको बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आएगा अगर आप सही सिम कार्ड इस्तेमाल करते हो। तो सही सिम कार्ड मतलब जिसके घर पे जियो का नेटवर्क अच्छा है, वो एयरटेल का यूज करेगा, फिर बोलेगा मेरे आईफोन में नेटवर्क सही नहीं आता, तो फिर उसकी प्रॉब्लम है, उस फोन की नहीं या फिर उस सिम की नहीं। तो यहाँ पे अगर आप सही सिम यूज करते हैं अपने रीजन के हिसाब से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरा 15 प्रो मैक्स जो है वो मेरा एक्चुअल प्राइमरी डिवाइस है, और उस पर भी मैं इस्तेमाल करता हूँ एयरटेल का सिम, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वो भी ई सिम है उसके ऊपर। और इस फोन के अंदर भी आप जो है ई सिम लगा सकते हो, साथ ही फिजिकल सिम लगा सकते हो। तो यहाँ पे कन्वीनियंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डुअल फिजिकल सिम अगर रहता है तो जरा कन्वीनियंस बढ़ जाती है। बैटरी हेल्थ और बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं गाइस। अब यहाँ पे आईफोन यूजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाती है। अब मेरे इस फोन की बैटरी हेल्थ तो आप देख सकते हैं 100% है, लेकिन साइकिल काउंट कम है, 30 है। अगर ये 200 भी होता तब भी 100% रहती, जो कि मेरे 15 प्रो मैक्स की है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन है इस आर्टिकल के अंदर, जिसको अगर आप पढ़ेंगे पॉज करके, तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि 1000 साइकिल काउंट तक इसकी बैटरी जो है वो 80% बैटरी हेल्थ मेंटेन करके रख सकती है। ये सेम चीज अगर आप 14 के अंदर, 13 के अंदर देखेंगे आईफोन के, तो उसके अंदर ये है 500 साइकिल्स तक। तो 500 साइकिल में उन फोन की बैटरी 80% हो जाएगी, लेकिन इस फोन की बैटरी हेल्थ जो आपको डबल मिलती है उन फोन के मुकाबले। तो डेफिनेटली इसके लिए जाना इस पर्टिकुलर चीज के लिए भी वर्थ इट रहता है, क्योंकि बैटरी डिग्रेड होने के बाद जब आप रिप्लेस करवाते तो उसका अच्छा खासा खर्चा भी आपको लगता है। बैटरी के अंदर दोस्तों इन फोन्स के अंदर सिर्फ 15 सीरीज के अंदर ही आपको चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन के मल्टीपल ऑप्शंस देखने मिलते हैं, जैसे 80% पे चार्जिंग को लिमिट करना। ये चीज एप्पल 14 के अंदर भी दे सकता था, 13 के अंदर भी दे सकता था, लेकिन सिर्फ 15 के अंदर ये चीज देखने आपको मिलती है। तो ये भी एक एडवांटेज है आईफोन 15 के लिए जाने का। चार्जिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 25 to 27 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि बिल्कुल ही फास्ट चार्जिंग आप कंसिडर नहीं कर सकते उसको, ना ही बोल सकते हो एंड्रॉइड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन पहले के आईफोन्स के मुकाबले बेटर ही है चार्जिंग स्पीड्स। और यहाँ पे आईफोन्स के अंदर बैटरी कैपेसिटी बड़ी नहीं होती, लेकिन बैटरी लाइफ अच्छी होती है। तो उस मुताबिक अगर हम देखें तो ये जो है अच्छा खासा फास्ट चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको 2 घंटे आपको कम से कम चार्जिंग में लगाना पड़ेगा अगर आपको इसको फुल चार्ज करना है। तो ये बहुत लोगों के लिए स्लो हो सकता है। अगर आपको उस चीज से प्रॉब्लम है तो फिर आपको दूर रहना चाहिए इस फोन से। अब कैमरास की बात करें दोस्तों, तो फ्रंट और रियर कैमरास से मैंने काफी सारे फोटोज वीडियोस इन महीनों के अंदर लिए हैं। कुछ आपके सामने मैं दिखा देता हूं जो टेस्ट में लिए थे मैंने दूसरे फोन्स के साथ कंपैरिजन करने में। इसके अंदर सबसे बड़ा
अपग्रेड ये किया इन्होंने कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है रियर कैमरा के अंदर, फ्रंट में और बाकी वाइड एंगल में मुझे इतना बड़ा कोई अपग्रेड नहीं लगा, लेकिन 48 मेगापिक्सल कैमरा देने की वजह से इसमें काफी इंप्रूवमेंट आया फोटोज के अंदर। वीडियोस भी इसके बहुत अच्छे है, बहुत स्टेबल है, 4K 60 FPS के वीडियोस आप निकाल सकते हो। लेकिन इसके कैमरा में एक कमी है गाइस, जो ये कमी है कि इसमें आप मैक्रो मोड में फोटो या वीडियो नहीं ले सकते। अगर आपको लेना है तो एडिशनल आपको कोई लेंस खरीदनी पड़ेगी जो इसके पीछे आप लगा के फिर उससे आप मैक्रो वीडियो फोटोज ले पाएंगे। तो अगर आप फोटोग्राफी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो और वीडियोस की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड और ये सारी चीजें आपके लिए माने रखती है, या फिर जूमिंग कैपेबिलिटीज आपके बहुत ज्यादा माने रखती है, तो आपको फिर प्रो मॉडल्स के लिए जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि एप्पल अगले साल के जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें एटलीस्ट मैक्रो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को जो है एनेबल कर दे। बाकी गाइस आईफोन है तो आईफोन में एक्सेसरी सपोर्ट फैंटास्टिक रहता है, दुनिया भर के आपको चार्जर्स मिल जाते हैं, दुनिया भर के आपको केसेस मिल जाते हैं, दुनिया भर के आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं और बहुत सारी एक्सेसरीज अभी और ऐड हो गई है इस लिस्ट में, क्योंकि आईफोन के अंदर USB-C आ गया है। तो एक्सेसरीज के मामले में भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप बिंदास इस फोन के लिए जा सकते हैं। iOS अपडेट्स के बारे में अगर बात करें कि कितने साल आपको ये फोन पे आपको सपोर्ट देखने मिलेगा, iOS अपडेट्स देखने मिलेंगे, तो अभी देखिए लेटेस्ट iOS पे चल रहा है। आईफोन की खासियत ये होती है कि मॉडल कोई भी हो, अगर उसको iOS अपडेट सपोर्टेड है तो हर उस मॉडल के ऊपर वो अपडेट सेम टाइम पे, सेम डेट पे, सेम सेकंड पे आ जाएगा और आप कहीं भी लेफ्ट आउट नहीं लगेंगे। आपको इसमें लगेगा कि आईफोन 14 है, 13 है, 12 है मेरे पास, तो 15 वाले को पहले अपडेट मिल गई। ये सब जो है यहाँ पे ऊंच नीच नहीं होती। और रही बात कितने सालों तक अपडेट आएगा, तो 6 साल आपको अपडेट जो है इस पे देखने मिलेंगे। iOS 17 तो आ चुका है, 18, 19, 20, 21, 22, कम से कम iOS 22 तक आपको इस पे अपडेट्स देखने मिल जाएंगे। तो बिंदास आप ले सकते हो और ये सही टाइम भी है इस फोन को लेने का, अगर आप अपडेट्स को कंसीडर करते हो तो। अब आखिरी बात पे आए थे दोस्तों, इतना टाइम मैंने इसको यूज किया, आईफोन 15 है मेरे पास, 15 प्लस है, प्रो है, प्रो मैक्स है, लेकिन आईफोन 15 और 15 प्लस जो है मुझे इन फोन्स में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी चाहिए तो 15 प्लस, और छोटा डिस्प्ले और थोड़ी सी छोटी बैटरी चलती है तो 15 जो है होल्ड करने में काफी कंफर्टेबल है। तो इस मामले में काफी वैल्यू फॉर मनी है। और क्या अभी आपको परचेस करना चाहिए, तो अभी जो है काफी सही टाइम है इन फोन्स को परचेस करने का। और दूसरा सही टाइम है बिग बिलियन डेज सेल में। अभी अगर आप परचेस करना है तो अभी बहुत ही फैंटास्टिक ऑफर्स जो है सब जगह चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो या एप्पल ऑथराइज रीसेलर हो, सब जगह आपको कैशबैक देखने मिल रहा है। अमेजॉन पे मैंने SBI कार्ड पे 10,000 रुपए तक का कैशबैक देखा और एप्पल रीसेलर्स के ऊपर 5,000 रुपए का कैशबैक प्लस एक्सचेंज बोनस भी आपको देखने मिलता है। कहीं पे 6,000 है, कहीं पे 7,000 है। आपके पुराने फोन की वैल्यू पे एक्स्ट्रा आपको ऑफर भी मिल जाता है, डिस्काउंट भी मिल जाता है। और दूसरा सही टाइम आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया बिग बिलियन डेज सेल में, उस टाइम पे ये फोन हो सकता है 50 से 55,000 के बीच में देखने मिले। अभी भी इस फोन की कीमत जो है 65-70 के आसपास आपको देखने मिल रही है, जो कि इसकी MRP से 10 से 15,000 रुपए कम है। लेकिन वो ज्यादा सही टाइम होगा लेने का, लेकिन उस टाइम पे आप ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे क्योंकि उस टाइम पे आईफोन 16 आ चुका होगा। लेकिन वो आईफोन 16 जो है इस फोन से कम 30,000 ज्यादा होगा, क्योंकि वो 80,000 में लॉन्च होगा और ये आपको उस टाइम पे 55 या 50 में मिलेगा। तो किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको परचेस करना है वहां से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट एप्पल ने इस साल निकाला है आईफोन 15 सीरीज के अंदर, आईफोन 15 और 15 प्लस के शक्ल में। लेकिन इसके अंदर भी जो कमियां थी, जो इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए थे, वो मैंने आपको बता दिया। और कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, उस तरीके से ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट मैं बोल सकता हूं इसको। तो ये दिखानी दोस्तों आईफोन 15 के लॉन्ग टर्म रिव्यू की इन 2024 एंड। आपको कैसा लगा आईफोन 15 या 15 प्लस के, आप पर्सनली इसको यूज करते हैं, जो भी आपके थॉट्स है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।